तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट कोर्स, प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम एंड फ्रॉड मैनेजमेंट। सबसे पहले हम कवर करेंगे मॉड्यूल ए साइबर क्राइम्स ओवरव्यू और उसका चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू साइबर क्राइम्स। ये आईआईबीएफ के सिलेबस पर बेस्ड है और इसमें हमने बुक की हर एक लाइन को इतने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है कि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। और एक बात, अगर आपको लगे कि बुक की कोई भी लाइन का एक्सप्लेनेशन हमारे कंटेंट में मिसिंग है, तो प्रूफ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल आईडी पर मेल करें और इस कोर्स को फ्री में क्लेम करें। इस कोर्स को परचेस करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देर किए चलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स की। ये चैप्टर साइबर क्राइम्स की बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए है, यानी इनका मतलब क्या है, डेफिनीशन क्या है और इनकी हिस्ट्री कैसी रही है। इसके साथ ही ये समझने में भी मदद करता है कि साइबर क्रिमिनल्स होते कौन हैं और वो साइबर क्राइम्स कैसे कैरी आउट करते हैं। इसके अलावा ये चैप्टर साइबर क्राइम से जुड़ी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स भी कवर करता है, ताकि इस सब्जेक्ट को समझने के लिए एक मजबूत फाउंडेशन बन सके। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दुनिया भर के लोगों और बिजनेसेस की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा बन चुकी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन में लगातार हो रही तरक्की की वजह से नई नई टेक्नोलॉजीज़ बहुत तेज़ से डेवलप हो रही हैं। अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए अलग अलग देश लगातार अपनी टेक्नोलॉजीज़ अपग्रेड करते रहते हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट और R&D में भारी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस टेक्नोलॉजी ने लोगों के सोचने, व्यवहार करने और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक दूसरे से इंटरैक्ट करने के तरीके को भी काफ़ी बदल दिया है। आज लगभग हर काम में किसी न किसी तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, वैसे वैसे क्राइम्स भी बदलते गए हैं और पहले से कहीं ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। अब बात करें बैंकिंग सेक्टर की, तो यह सेक्टर भी अच्छी सर्विस देने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसी वजह से इसे तकनीकी रूप से माहिर क्रिमिनल्स से भी खतरा रहता है। ये क्रिमिनल्स अपनी टेक्निकल जानकारी का इस्तेमाल करके दूसरों से आगे रहते हैं, बैंक्स और उनके कस्टमर्स को धक्का देते हैं और तरह तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन की। आज टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी में इतनी गहराई से समा चुकी है कि लगभग हर बिजनेस, बैंकिंग, कमर्शियल और यहाँ तक कि कई नॉन फाइनेंशियल कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ भी इसी पर निर्भर हैं। आज टेक्नोलॉजी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लगभग हर हिस्से में मौजूद है और ये तय करने में अहम रोल निभाती है कि काम कैसे किए जाते हैं। अब किसी भी फील्ड में सक्सेस सिर्फ एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज़ पर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल पर भी निर्भर करती है। कई ऑर्गेनाइजेशन अपने फील्ड में लीडर इसलिए बन सकता है क्योंकि उसने एडवांस टेक्नोलॉजी अपनाई है, भले ही वो उस इंडस्ट्री में सबसे पुराना या सबसे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर ना हो। जैसे उदाहरण के तौर पर, सबसे बड़ी फूड डिलीवरी सर्विस खुद खाना नहीं बनाती और सबसे आगे चलने वाली ट्रैवल या कैब सर्विस के पास खुद की कई व्हीकल नहीं होती। इसकी बजाय ये कंपनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइडर से जोड़ती हैं और इसी वजह से मार्केट लीडर बन जाती है। इससे ये साफ पता चलता है कि आज टेक्नोलॉजी ही ग्रोथ और लीडरशिप के पीछे की असली ताकत बन चुकी है, जबकि कई पुराने और सालों के एक्सपीरियंस वाले बिजनेसेस अगर टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल नहीं बिठाते तो पीछे रह सकते हैं। इसी वजह से यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ दिखाकर एक दूसरे से कंपेट करते हैं और ऐसे बैंकिंग प्रोडक्ट्स लाते हैं जो पारंपरिक बैंकिंग तरीकों से ज़्यादा नेटवर्क्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर निर्भर होते हैं। अब अगर पीछे मुड़कर देखें तो 1990s की शुरुआत में जब ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का दौर आया, उसके बाद से ही टेक्नोलॉजी और नेटवर्किंग बैंकिंग इंडस्ट्री का एक ज़रूरी हिस्सा बन गए। इसी दौर में बैंक्स ने बड़े पैमाने पर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अपनानी शुरू की, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क्स, डेटाबेस और डेटा स्टोरेज सिस्टम्स शामिल थे। और टेक्नोलॉजी के इस बड़े इस्तेमाल का फ़ायदा भी साफ दिखा। बैंक्स अपनी कस्टमर सर्विसेज की क्वालिटी और स्पीड बेहतर बना पाए और इससे एक अच्छा बैंकिंग एक्सपीरियंस देने की उनकी कमिटमेंट भी और मजबूत हुई। लेकिन जैसे जैसे बैंकिंग में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ता गया, वैसे वैसे बैंक फ्रॉड्स का स्वरूप भी बदलता चला गया। पहले जो ट्रेडिशनल फ्रॉड्स ज़्यादातर मैनुअल रिकॉर्ड्स और ह्यूमन इंटरवेंशन पर आधारित होते थे, वो अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बेस्ड क्राइम्स में बदल गए हैं, जिन्हें आज हम साइबर क्राइम्स के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं क्राइम के बारे में। क्राइम इंसानी सभ्यता की शुरुआत से ही मौजूद रहा है, ये इंसान जितना ही पुराना है।
इतिहास में ट्रीजन, मर्डर, थेफ्ट और बर्गलरी जैसे तरह तरह के क्राइम्स होते रहे हैं। जब तक इंसान इस दुनिया में है तब तक क्राइम्स और ऑफेंसेस भी शायद चलते रहेंगे। इंसानों के पूरे इतिहास में क्राइम्स, ऑफेंसेस और गलत एक्ट्स ऑफ मिसकंडक्ट की कई मिसालें मिलती हैं जो यह दिखाती हैं कि ऐसी गतिविधियां हमेशा से सोसाइटी का हिस्सा रही हैं। जैसे इतिहास में लोगों के अच्छे कामों और नेक इरादों को दर्ज किया गया है, वैसे ही क्राइम्स और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के रिकॉर्ड्स भी संभाल कर रखे गए हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि 3 ऐसे मुख्य कारण हैं जो अक्सर किसी व्यक्ति को फ्रॉड करने के लिए प्रेरित करते हैं, खासकर वर्कप्लेस पर। ये कारण ज़्यादातर सेल्फ रेगुलेशन की कमी की वजह से पैदा होते हैं, यानी जब व्यक्ति अपने विचारों, इच्छाओं और कामों पर काबू नहीं रख पाता। सेल्फ रेगुलेशन की कमी से ये चीज़ें हो सकती हैं। फर्स्ट, प्रेशर, नीड या ग्रीड। कोई व्यक्ति फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से, किसी पर्सनल नीड की वजह से या ज़्यादा पैसा या बेनिफिट्स पाने के ग्रीड यानी लालच की वजह से भी फ्रॉड कर सकता है। सेकंड, अपॉर्चुनिटी। जब किसी व्यक्ति को बिना पकड़े जाने का कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाता है तो फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड, रैशनलाइजेशन। कोई व्यक्ति खुद को यह समझाकर कि यह काम इन हालात में सही या रीजनेबल है, अपने फ्रॉड को जस्टिफाई या रैशनलाइज करने की कोशिश करता है। अक्सर कोई व्यक्ति किसी नीड, फिनेंशियल प्रेशर या ग्रीड की वजह से फ्रॉड करता है जो उसे गलत काम करने के लिए प्रेरित करती है। हर फ्रॉड या क्राइम के पीछे, खासकर साइबर क्राइम के पीछे, एक और ज़रूरी वजह होती है, अपॉर्चुनिटी का मिलना। जब किसी व्यक्ति को कम रिस्क के साथ कोई क्राइम करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है तो उस ऑफेंस के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक क्रिमिनल आमतौर पर अपने क्राइम को रैशनलाइज करने की कोशिश करता है, यानी वो अपने मन में ऐसी वजहें गढ़ लेता है जिससे उसे लगे कि यह गलत काम सही या जस्टिफाइड है। ये 3 एलिमेंट्स, प्रेशर या नीड या ग्रीड, अपॉर्चुनिटी और रैशनलाइजेशन, मिलकर फ्रॉड ट्रायंगल बनाते हैं। ये फ्रॉड ट्रायंगल हर फ्रॉड या क्राइम के पीछे की वजहों को समझने के लिए एक ज़रूरी कॉन्सेप्ट माना जाता है। अब बात करते हैं डेटा थेफ्ट एज अ साइबर क्राइम के बारे में। आज के डिजिटल वर्ल्ड में डेटा एक बेहद कीमती एसेट बन चुका है और इन्फॉर्मेशन तक पहुंच को अक्सर पैसे जितना ही कीमती माना जाता है। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ में यूज़र डेटा का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एडवर्टाइजमेंट्स के लिए जानकारी देना भी शामिल है। अब साइबर क्रिमिनल्स सिर्फ पैसे या दूसरी तरह की वेल्थ को ही निशाना नहीं बनाते, बल्कि बैंकिंग डिटेल्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और बाकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कीमती डेटा को भी टारगेट करते हैं। ऐसे चुराए गए डेटा का इस्तेमाल आइडेंटिटी थेफ्ट और बाकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में किया जा सकता है। इसी वजह से डेटा की चोरी पैसों की चोरी से भी ज़्यादा गंभीर और व्यापक हो गई है, क्योंकि एक ही डेटा को बार बार अलग अलग गैर कानूनी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे ये साफ पता चलता है कि आज के डिजिटल माहौल में डेटा खुद एक कीमती तरह की वेल्थ बन चुका है। अब इसमें फ़र्क भी समझ लेते हैं। पैसा एक स्टैटिक एसेट है जो आमतौर पर एक ट्रांजैक्शन में सिर्फ एक बार यूज़ होता है, लेकिन डेटा एक ऐसा कीमती एसेट है जिसे बार बार यूज़ किया जा सकता है और जब भी कोई क्रिमिनल चाहे इसे पैसों में बदल सकता है। इसके अलावा पैसों की चोरी में आमतौर पर फिजिकल थेफ्ट या फिजिकल एक्शन शामिल होता है, जैसे कैश या कोई और कीमती चीज़ चुराना। वहीं दूसरी तरफ डेटा की चोरी ज़्यादातर डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़रिए रिमोट एक्सेस से की जाती है, यानी बिना क्रिमिनल के फिजिकली मौजूद हुए भी यह चोरी हो सकती है। मनी थेफ्ट में असल में प्रॉपर्टी को हटाया जाता है, इसलिए इसका पता ज़्यादातर तुरंत चल जाता है। लेकिन डेटा थेफ्ट में अक्सर डेटा को हटाया नहीं जाता, बल्कि सिर्फ कॉपी किया जाता है। इसी वजह से ओरिजिनल डेटा तो ओनर के पास ही रहता है, लेकिन उसकी हूबहू कॉपी क्रिमिनल के पास भी पहुंच जाती है, जिससे ये थेफ्ट पकड़ में आना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा मनी थेफ्ट में आमतौर पर फिजिकल वेपन्स, फोर्स या मसल पावर की ज़रूरत पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ डेटा थेफ्ट करने के लिए मुख्य रूप से एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट कनेक्शन और टेक्नोलॉजी और बैंकिंग सिस्टम की अच्छी समझ चाहिए होती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, कई क्रिमिनल्स ने गन्स और नाइव्स जैसे फिजिकल वेपन्स छोड़कर कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स और इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले डिजिटल मेथड्स अपना लिए हैं। अब साइबर क्रिमिनल सिर्फ फिजिकल कैश या कीमती चीज़ों को ही निशाना नहीं बनाते, बल्कि बैंक अकाउंट डिटेल्स, पर्सनल डेटा, कॉन्फिडेंशियल कोड्स और पासवर्ड्स जैसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चुराने की कोशिश करते हैं। इस चुराई गई इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल
अक्सर एक्सटॉर्शन और बाकी तरह के फिनेंशियल फ्रॉड जैसी गैर कानूनी गतिविधियों के जरिए पैसा कमाने के लिए किया जाता है। आज के समय में डेटा और इन्फॉर्मेशन इतने कीमती बन चुके हैं कि कई मामलों में ये पैसों जितने ही बल्कि कभी-कभी उससे भी ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। और यह अहमियत यूं ही नहीं बढ़, इसके पीछे बड़ी वजह है इंटरनेट और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तेजी से हो रही ग्रोथ। अब ये समझते हैं कि ये दोनों चीज़ें असल में हैं क्या। इंटरनेट अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विद माइक्रो प्रोसेसर चिप्स इनसाइड को आपस में जोड़ता है ताकि वो एक नेटवर्क के जरिए इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकें। और इसी इंटरनेट के आगे बढ़े हुए वर्जन की तरह है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, डिवाइसेस, इक्विपमेंट, गैजेट्स और यहाँ तक कि लिविंग बीइंग्स को भी एक यूनिक आइडेंटिफायर देकर एक नेटवर्क से जोड़ दिया जाता है ताकि वो बिना किसी लगातार ह्यूमन इंटरवेंशन के खुद ही डेटा को कलेक्ट, शेयर और ट्रांसफ़र करते रहें। यही वजह है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स को नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी में एक बड़ा कदम माना जाता है और इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन का भविष्य कहा जाता है। अब जब टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनती जा रही है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि साइबर क्राइम्स आखिर हैं क्या और इनकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। इंटरनेट और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए किए जाने वाले क्राइम से जुड़ी बाकी कॉन्सेप्ट्स आगे के चैप्टर्स में विस्तार से बताई गई हैं। अब बात करते हैं कि साइबर क्राइम असल में है क्या। इससे पहले कि हम साइबर क्राइम का मतलब समझें, ये जानना ज़रूरी है कि साइबर शब्द आया कहाँ से। आमतौर पर माना जाता है कि साइबर स्पेस शब्द को 1982 में अमेरिकन कैनेडियन फिक्शन राइटर विलियम गिब्सन ने अपनी शॉर्ट स्टोरी बर्निंग क्रोम में पहली बार इस्तेमाल किया था। उन्होंने इस टर्म का इस्तेमाल किसी वर्चुअल स्पेस या कंप्यूटर नेटवर्क को बताने के लिए किया था। बाद में उन्होंने यही टर्म अपने मशहूर नॉवेल न्यूरोमांसर में भी इस्तेमाल किया। इसके बाद और उनके बाद के इंटरव्यूज़ में जब उन्होंने बताया कि उन्होंने ये टर्म कैसे बनाया, तब जाकर साइबर स्पेस शब्द बहुत मशहूर और लोकप्रिय हो गया। ये भी माना जाता है कि साइबर शब्द की जड़ें साइबरनेटिक्स में हैं, जो ग्रीक शब्द काइबरनेटिस से निकला है। इस शब्द का मतलब है स्टीयरमैन या गवर्नर, यानी यह कंट्रोल, डायरेक्शन या किसी रेगुलेटरी मैकेनिज्म के विचार को दर्शाता है। समय के साथ इसका छोटा रूप साइबर ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा और टेक्नोलॉजी की दुनिया में इसकी अहमियत बढ़ती गई। बाद में साइबर शब्द को कई टेक्नोलॉजी से जुड़े टर्म्स में प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। जैसे साइबर पंक उस व्यक्ति को कहते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम्स में बिना ऑथोराइजेशन के घुसने की कोशिश करता है। वहीं साइबर टॉक और साइबर स्पेस जैसे टर्म्स भी इसी प्रीफिक्स पर आधारित हैं। आज साइबर शब्द को आमतौर पर कंप्यूटर्स, डिजिटल नेटवर्क्स, इंटरनेट और बाकी तरह की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जोड़कर देखा जाता है। इस डिस्कशन के मकसद से साइबर शब्द या प्रीफिक्स का सीधा मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ी हो। तो इस चैप्टर में जब भी साइबर शब्द इस्तेमाल हो, उसे कंप्यूटर्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स या डिजिटल एनवायरनमेंट से जुड़ी एक्टिविटीज़, सिस्टम्स या टेक्नोलॉजीज़ के तौर पर समझा जाना चाहिए। अब बात करते हैं क्राइम शब्द की। क्राइम का मतलब है ऐसा एक्ट जो लॉ के हिसाब से प्रोहिबिटेड है और जिसके लिए लीगल सिस्टम के तहत सजा तय है। ऐसा एक्ट आमतौर पर पब्लिक ऑर्डर और सोसाइटी के हितों के खिलाफ माना जाता है और रोज़मर्रा की भाषा में क्राइम और ऑफेंस शब्द अक्सर एक दूसरे के बदले इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, लेकिन लीगल नज़रिए से देखें तो इन दोनों में थोड़ा फ़र्क है। ऑफेंस या तो सिविल ऑफेंस हो सकता है या क्रिमिनल ऑफेंस। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वह एक्ट किस तरह का है और उस पर कौन सा लॉ लागू होता है। वहीं दूसरी तरफ क्राइम शब्द आमतौर पर क्रिमिनल ऑफेंस के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें क्रिमिनल लॉ का उल्लंघन होता है और क्रिमिनल पनिशमेंट मिलती है। इस चैप्टर के मकसद से क्राइम और ऑफेंस शब्दों का एक ही मतलब लिया गया है। इनका मतलब है कोई भी एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट, मिसडिमीनर या ऐसी कोई एक्टिविटी जो पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ हो और लॉ के तहत पनिशेबल हो। समय के साथ साइबर क्राइम शब्द इतना ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है कि कई सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स अब इसे एक ही शब्द में साइबर क्राइम लिखते हैं। इस चैप्टर में भी साइबर क्राइम शब्द का इस्तेमाल उन क्राइम्स के लिए किया गया है जो साइबर स्पेस में या कंप्यूटर्स और कंप्यूटर नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके किए जाते हैं। साइबर और क्राइम शब्दों के मतलब को आधार बनाकर साइबर क्राइम का मतलब है कोई भी इलीगल एक्टिविटी या क्रिमिनल एक्ट जो किसी कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क या माइक्रो प्रोसेसर्स वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करके किया जाता है।
आसान शब्दों में कहें तो जब भी किसी कंप्यूटर नेटवर्क या डिजिटल डेटा या इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में सक्षम किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करके लॉ के तहत पनिशेबल कोई ऑफेंस किया जाता है तो उसे साइबर क्राइम कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि न तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट 2000 और न ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 में साइबर क्राइम शब्द की कोई खास डेफिनेशन दी गई है। लीगल नज़रिए से देखें तो साइबर क्राइम की अलग डेफिनेशन देना ज़रूरी भी नहीं समझा जाता, क्योंकि इंडिया में अलग अलग लॉज के तहत, खासकर इंडियन पीनल कोड आईपीसी 1860 के तहत पहले से ही अलग अलग तरह के ऑफेंसेस और क्राइम्स डिफाइन किए जा चुके हैं। इंडियन लॉज में साफ बताया गया है कि ऑफेंस किसे कहते हैं, क्राइम किसे माना जाता है और कौन से एक्ट्स लॉ के तहत पनिशेबल हैं। इसलिए साइबर क्राइम के लिए अलग से डेफिनेशन देने की बजाय लॉ यह मानता है कि एग्जिस्टिंग लीगल प्रोविजंस ही कंप्यूटर्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स और बाकी जुड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के जरिए किए गए क्राइम्स पर लागू हों। इस तरीके से यह सुनिश्चित होता है कि साइबर क्राइम का दायरा किसी सीमित डेफिनेशन तक सिमटा हुआ न रह जाए। अब यह साफ हो चुका है कि किसी भी कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से की गई कोई भी इलीगल एक्टिविटी या क्राइम साइबर क्राइम माना जा सकता है। अलग अलग कंट्रीज और स्टेट्स के अपने अपने क्रिमिनल लॉज, सिविल लॉज, लॉज ऑफ टॉर्ट्स और बाकी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो अलग अलग क्राइम्स को डिफाइन करते हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज से निपटने की प्रोसीजर्स तय करते हैं। इन लॉज के आधार पर साइबर क्राइम को इस तरह समझा जा सकता है: एक ऐसा ऑफेंस या क्राइम जिसमें कोई कंप्यूटर या कंप्यूटर जैसा काम करने में सक्षम कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस शामिल हो। किसी साइबर क्राइम में कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या तो क्राइम करने के लिए एक टूल के तौर पर यूज़ होता है या फिर खुद ही उस क्राइम का टारगेट बन जाता है। और एकेडमिक तौर पर साइबर क्राइम को व्यापक रूप से यह समझा जाता है कोई भी ऐसा क्राइम जिसमें कंप्यूटर या कंप्यूटर जैसा काम करने में सक्षम कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल किया गया हो, उसे साइबर क्राइम माना जा सकता है। आसान शब्दों में कहें तो साइबर क्राइम वह क्राइम है जिसमें कंप्यूटर या तो उस क्राइम को अंजाम देने का टूल बनता है या फिर उस क्राइम का टारगेट बनता है। हालांकि ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ एक एकेडमिक डेफिनेशन है जो इस कॉन्सेप्ट को आसान बनाने के लिए दी जाती है। इंडिया में किसी भी लेजिस्लेशन के तहत साइबर क्राइम शब्द की कोई खास लीगल डेफिनेशन या जुडिशियल इंटरप्रिटेशन मौजूद नहीं है। इसकी बजाय अलग अलग साइबर रिलेटेड ऑफेंसेस को उन पर लागू होने वाले लॉज के संबंधित प्रोविजंस के तहत ही हैंडल किया जाता है। ऊपर दिए गए एक्सप्लेनेशन में कंप्यूटर शब्द बहुत अहम है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट 2000 और भारत में हुई जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के तहत ये शब्द किसी ट्रेडिशनल डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर तक सीमित नहीं है। इसे कहीं ज़्यादा व्यापक रूप में समझा जाता है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट 2000 के हिसाब से कंप्यूटर व इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल या कोई और हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस या सिस्टम है जो लॉजिकल, अरिथमेटिक और मेमोरी फंक्शंस परफॉर्म करता है। इस डेफिनेशन में वो सारे रिलेटेड कंपोनेंट्स भी शामिल हैं, जैसे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट्स, स्टोरेज डिवाइसेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ जो किसी कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े या एसोसिएटेड होते हैं। इसलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट 2000 के तहत कंप्यूटर शब्द बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और सिस्टम्स को कवर करता है, जिससे इसका दायरा एक आम कंप्यूटर की समझ से कहीं ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ये व्यापक डेफिनेशन ये सुनिश्चित करती है कि साइबर क्राइम्स में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और टेक्नोलॉजीज़ भी इस लॉ के दायरे में आ जाए। फिलहाल इंडिया में साइबर क्राइम केसेस की सुनवाई के लिए अलग से कोई साइबर क्राइम कोर्ट्स या एक्सक्लूसिव जुडिशियल प्रोसीजर्स नहीं हैं। अगर ऐसी स्पेशल साइबर क्राइम कोर्ट्स या अलग जुडिशियल प्रोसेसेस होती तो पहले यह तय करना पड़ता कि कोई पर्टिकुलर केस साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है या नहीं, तभी उसे ऐसी कोर्ट्स में सुना जा सकता। लेकिन अलग जुडिशियल सिस्टम न होने की वजह से केसेस को ऑफेंस की नेचर और उस पर्टिकुलर एक्ट के आधार पर हैंडल किया जाता है जिसके तहत कॉन्ट्रवेंशन, वायोलेशन या ब्रीच हुआ है, जैसे इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1860, आईटी एक्ट 2008 या कोई दूसरा लागू लॉ। इसके बाद केस को एप्लीकेबल क्रिमिनल या सिविल जुरिस्डिक्शन और रेलिवेंट लेजिस्लेटिव प्रोविजंस के अनुसार डिसाइड किया जाता है। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए ये जान लेना ज़रूरी है कि कोई भी लीगल केस, चाहे वो किसी भी कोर्ट में सुना जाए या किसी भी तरह के क्राइम से जुड़ा हो,
उसमें कंप्यूटर्स या डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे केसेस अलग अलग लॉज के तहत आ सकते हैं और सिविल या क्रिमिनल दोनों तरह के मैटर्स से जुड़े हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर फैमिली डिस्प्यूट्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, फाइनेंशियल फ्रॉड्स या यहाँ तक कि टेररिज्म जैसे गंभीर क्राइम्स से जुड़े केसेस में भी कंप्यूटर्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल हो सकता है। जब भी किसी ऑफेंस को अंजाम देने में कंप्यूटर या डिजिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है या फिर वह खुद उस ऑफेंस का टारगेट बन जाती है, तो वह केस उस खास ऑफेंस पर लागू होने वाले लॉ के साथ साथ इंडिया में साइबर क्राइम के व्यापक दायरे में भी आ सकता है। क्राइम शब्द ऐसी एक्टिविटी को दर्शाता है जो लॉ के तहत पनिशेबल है। इसी आधार पर साइबर क्राइम को आसान तरीके से यह समझा जा सकता है, कंप्यूटर्स और इंटरनेट का इस्तेमाल करके की गई कोई क्रिमिनल एक्टिविटी। इसकी कुछ आम मिसालें हैं: फिशिंग, हैकिंग, सिस्टम सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स को बाईपास करना, साइबर स्टॉकिंग, कार्ड क्लोनिंग और इंक्रिप्शन का गलत इस्तेमाल। लेकिन यहाँ एक बात समझनी ज़रूरी है, यह मान लेना गलत होगा कि साइबर क्राइम सिर्फ कंप्यूटर्स के ज़रिए ही किए जा सकते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, वैसे वैसे साइबर क्राइम्स अब मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, पीडीएस, पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस डिवाइसेस और बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे अलग अलग कम्युनिकेशन डिवाइसेस के जरिए भी तेज़ी से किए जाने लगे हैं। ये डिवाइसेस या तो कंप्यूटर्स और इंटरनेट से जुड़ सकते हैं या फिर किसी नेटवर्क के हिस्से के तौर पर खुद ही काम कर सकते हैं, और इसी वजह से ये भी साइबर क्राइम्स करने के लिए संभावित टूल्स बन जाते हैं। अब बात करते हैं साइबर क्राइम की कुछ पॉपुलर डेफिनेशंस की। फर्स्ट डेफिनेशन के हिसाब से साइबर क्राइम को आमतौर पर उन सभी एक्टिविटीज़ के तौर पर समझा जाता है जिनमें कंप्यूटर्स और बाकी पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे मोबाइल फ़ोन्स और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, पीडीएस, जो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं, इस्तेमाल करके लॉ का उल्लंघन किया जाता है या इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस या सोसाइटी को नुकसान पहुंचाया जाता है। सेकेंड डेफिनेशन के हिसाब से साइबर क्राइम में कंप्यूटर्स या बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के जरिए किया जाता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क्स या इंटरनेट, ताकि इलीगल एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया जा सके या उन्हें आसान बनाया जा सके। थर्ड डेफिनेशन के हिसाब से साइबर क्राइम को कंप्यूटर्स और इंटरनेट का इस्तेमाल करके किया गया एक इकोनॉमिक क्राइम भी माना जा सकता है। इसमें ये इलीगल एक्टिविटीज़ शामिल हैं: फाइल्स की बिना ऑथोराइजेशन के डाउनलोडिंग या कॉपीइंग, फिशिंग, कंप्यूटर वायरसेस फैलाना, कंप्यूटर रिसोर्सेज तक बिना ऑथोराइजेशन पहुंच और कंप्यूटर सिस्टम्स में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसपासिंग। इसके साथ ही इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन की चोरी भी शामिल है, जैसे बैंक अकाउंट डिटेल्स और बाकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, वो भी असली ऑनर की परमिशन के बिना। जैसा कि पहले भी बताया गया, किसी साइबर क्राइम में कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या तो उस क्राइम को अंजाम देने के लिए एक टूल के तौर पर यूज़ हो सकता है या फिर खुद ही उस क्राइम का टारगेट बन सकता है। डेटा थेफ्ट, अनऑथराइज्ड डेटा कॉपीइंग और इस तरह की बाकी एक्टिविटीज़ में कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए, स्टोरेज डिवाइस या नेटवर्क डिवाइस टारगेट बन जाते हैं, क्योंकि क्रिमिनल का मकसद इन डिवाइसेस में स्टोर किए गए डेटा को हासिल करना होता है। वहीं दूसरी स्थितियों में कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क को क्राइम करने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मिसालें हैं टेररिस्ट अटैक्स, साइबर एस्पियोनाज, बैंक अकाउंट्स की हैकिंग और बाकी ऑनलाइन अकाउंट्स की हैकिंग, जिनमें क्रिमिनल डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इलीगल एक्टिविटी को अंजाम देता है। ऊपर की डिस्कशन से ये साफ हो जाता है कि किसी कंप्यूटर या नेटवर्क डिवाइस के इस्तेमाल से कई तरह के ऑफेंसेस भी साइबर क्राइम के दायरे में आ सकते हैं। इसमें क्राइम कितना गंभीर है ये मायने नहीं रखता। ये किसी छोटी मोटी ऑफेंस से लेकर, जैसे थोड़े से पैसों की पिक पॉकेटिंग से लेकर टेररिस्ट अटैक्स जैसे गंभीर क्राइम्स तक हो सकता है, जिनसे इंसानी जानें भी जाती हैं। अगर क्राइम को अंजाम देने में किसी भी स्टेज पर कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ हुआ है, तो उस केस को भी साइबर क्राइम माना जा सकता है। यहाँ तक कि साइबर स्टॉकिंग जैसे अपेक्षाकृत छोटे एक्ट्स को भी साइबर क्राइम माना जाता है, क्योंकि ये आमतौर पर मोबाइल डिवाइसेस या बाकी डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के जरिए ही किए जाते हैं।
इसके अलावा मोबाइल टावर से मिली जानकारी का इस्तेमाल करके मोबाइल कम्युनिकेशंस को ट्रैक करने का तरीका, जिसे आमतौर पर कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स CDR कहा जाता है, उसके बारे में विस्तार से चैप्टर 7 में एविडेंस कलेक्शन टॉपिक के तहत बताया गया है। आमतौर पर बोलचाल में साइबर क्राइम्स को कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ऑफेंसेस, ई क्राइम्स और वाइट कॉलर क्राइम्स। हालांकि टेक्नोलीगल नज़रिए से देखें तो इकोनॉमिक ऑफेंस और साइबर क्राइम के बीच थोड़ा फर्क है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन आमतौर पर एक अलग पुलिस यूनिट करती है, जिसे इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग कहा जाता है, और ये फाइनेंशियल और इकोनॉमिक क्राइम्स को हैंडल करती है। वहीं दूसरी तरफ साइबर क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन आमतौर पर रेगुलर पुलिसिंग सिस्टम के तहत ही की जाती है। हालांकि इंडिया के कई सिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट्स ने साइबर क्राइम केसेस को हैंडल करने के लिए अपने पुलिस डिपार्टमेंट्स में स्पेशल साइबर क्राइम सेल्स या साइबर क्राइम विंग्स बनाई हैं। इन साइबर क्राइम सेल्स की इफ़ेक्टिवनेस और कामकाज कई चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे टेक्नोलॉजी की उपलब्धता, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज और उस एरिया में साइबर क्राइम्स का कितना चलन है। हालांकि इंडिया में स्पेशल साइबर क्राइम कोर्ट्स नहीं हैं, फिर भी कई स्टेट्स और सिटीज़ ने अपने पुलिस डिपार्टमेंट्स में स्पेशल साइबर क्राइम सेल्स या साइबर क्राइम विंग्स बनाई हैं। ये साइबर क्राइम सेल्स साइबर क्राइम केसेस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट सिस्टम का एक ज़रूरी हिस्सा बन चुकी हैं। पिछले कुछ सालों में कई पुलिस डिपार्टमेंट्स ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल सिस्टम्स में एक्सपर्टीज़ रखने वाले टेक्निकली क्वालिफाइड युवा प्रोफेशनल्स की रिक्रूटमेंट भी की है। ऐसे स्किल्ड टेक्निकल पर्सनल की उपलब्धता से साइबर क्राइम विंग्स की एफिशिएंसी बेहतर हुई है, जिससे वो साइबर क्राइम केसेस की इन्वेस्टिगेशन और उन्हें हैंडल करना और भी असरदार तरीके से कर पाते हैं। नीचे यह दिखाया गया है कि साइबर क्राइम कोई एक तरह की चीज़ नहीं, बल्कि एक बहुत व्यापक कॉन्सेप्ट है, जिसमें कई तरह के क्राइम्स और इलीगल एक्टिविटीज़ आती हैं। वे सब जो कंप्यूटर्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स और इंटरनेट के ज़रिए की जाती हैं। सबसे पहले बात करें इंटरनेट क्राइम्स की, तो ये वो क्राइम्स हैं जो सीधे इंटरनेट को मीडियम बनाकर किए जाते हैं, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज का इस्तेमाल करके की जाने वाली कई तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ इसमें आती हैं। इसके बाद आती है रिमोट एक्सेस की कैटेगरी। ये उस स्थिति को दिखाती है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरी जगह से बैठे बैठे ही किसी कम्युनिकेशन नेटवर्क के जरिए किसी कंप्यूटर या नेटवर्क तक पहुंच बना लेता है। अगर ये पहुंच बिना ऑथोराइजेशन के हासिल की गई हो या फिर किसी इलीगल मकसद से यूज़ की जाए, तो यह भी सीधे तौर पर एक साइबर क्राइम बन जाती है। इसी तरह ऑनलाइन फ्रॉड्स की बात करें तो ये वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हैं जो पूरी तरह ऑनलाइन चैनल्स के ज़रिए अंजाम दी जाती हैं, जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल करके इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस को फाइनेंशियल या पर्सनल फ़ायदे के लिए धोखा दिया जाता है। और आखिर में बात करें नेटवर्क फ्रॉड्स की, तो इनमें क्रिमिनल्स कंप्यूटर नेटवर्क्स का फ़ायदा उठाकर इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी वो नेटवर्क कनेक्शंस का गलत इस्तेमाल करके बिना ऑथोराइजेशन के पहुंच हासिल करते हैं, इंफॉर्मेशन चुराते हैं या इसी तरह के दूसरे डिजिटल ऑफेंसेस को अंजाम देते हैं। इसके बाद आती हैं ई ऑफेंसेस, जो उन ऑफेंसेस को कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के ज़रिए किए जाते हैं। इन ऑफेंसेस में क्राइम करने में इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी एक अहम रोल निभाती है, और इसी से मिलता जुलता एक और टर्म है ई क्राइम्स, जिसे भी आमतौर पर उन क्राइम्स के लिए यूज़ किया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डिजिटल सिस्टम्स या कंप्यूटर नेटवर्क्स के जरिए किए जाते हैं। अब बात करते हैं साइबर क्राइम से जुड़े कुछ और टर्म्स की। साइबर क्राइम को एक्टिविटी की नेचर और उसमें यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी के हिसाब से कई और नामों से भी जाना जाता है। भले ही नाम अलग अलग हों, लेकिन ये सभी टर्म्स कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कंप्यूटर नेटवर्क्स या इंटरनेट का इस्तेमाल करके की गई इलीगल एक्टिविटीज़ को ही दर्शाते हैं। फर्स्ट, ऑनलाइन फ्रॉड्स। यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या डिजिटल सर्विसेज के जरिए की जाने वाली फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ को कहते हैं। सेकंड, ई फ्रॉड्स। ये वो फ्रॉड्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का इस्तेमाल करके किए जाते हैं। थर्ड, नेटवर्क फ्रॉड्स। इनमें कंप्यूटर नेटवर्क्स का फ़ायदा उठाकर की गई इलीगल एक्टिविटीज़ शामिल हैं। फोर्थ, इंटरनेट फ्रॉड्स। ये इंटरनेट के ज़रिए इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस को धोखा देने के लिए किए गए फ्रॉड्स को कहते हैं। फिफ्थ, इंटरनेट क्राइम्स। इसमें वो सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आती हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल करके की जाती है। सिक्स्थ, फ्रॉड्स इन साइबर स्पेस। ये डिजिटल इन्वायरमेंट में किए गए फ्रॉडुलेंट एक्ट्स को दर्शाते हैं। सेवेंथ, क्राइम्स इन साइबर स्पेस।
इसमें डिजिटल या ऑनलाइन एनवायरनमेंट में की गई सारी इलीगल एक्टिविटीज़ शामिल हैं। एट्थ, रिमोट एक्सेस क्राइम्स। ये वो क्राइम्स हैं जिनमें कोई क्रिमिनल किसी दूसरी जगह से बिना ऑथोराइजेशन के किसी कंप्यूटर या नेटवर्क तक पहुंच बना लेता है। नाइन्थ, वर्चुअल वर्ल्ड फ्रॉड्स। ये वर्चुअल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में किए गए फ्रॉड्स को कहते हैं। टेंथ, क्राइम्स इन द वर्चुअल वर्ल्ड। इसमें डिजिटल या वर्चुअल एनवायरनमेंट्स में की गई सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ शामिल हैं। ये सारे टर्म्स साइबर क्राइम से काफ़ी मिलते जुलते हैं और आधुनिक इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए की जाने वाली अलग अलग तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं साइबर क्राइम की हिस्ट्री की, यानी अब जब हमें ये साफ समझ आ चुका है कि साइबर क्राइम का मतलब क्या है, तो चलिए देखते हैं इसकी हिस्ट्री में हुई कुछ अहम घटनाएं। एकेडमिक नज़रिए से देखा जाए तो माना जाता है कि सबसे पहला साइबर क्राइम साल 1820 में फ्रांस में हुआ था। हुआ ये था कि एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर ने लूम नाम का एक मैकेनिकल डिवाइस बनाया जिसे आज के इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर बेस्ड डिवाइसेस जैसा माना जा सकता है, क्योंकि इसने भी उस समय काम को ऑटोमेट करने का काम किया था। लेकिन इससे वर्कर्स को यह डर सताने लगा कि इस मशीन की वजह से कहीं उनकी जॉब न चली जाए। इसी डर की वजह से उन्होंने जानबूझकर इस मशीन के काम में रुकावट डाल दी और उसे नुकसान पहुंचाया। और अगर आज के नज़रिए से देखें तो किसी टेक्नोलॉजी बेस्ड डिवाइस को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने या उसका काम बिगाड़ने वाली ऐसी हरकत को साइबर क्राइम की एक शुरुआती मिसाल माना जा सकता है। अब अगर और पीछे जाकर देखें तो हिस्टोरिकल नज़रिए से अबैक्स को कंप्यूटर का सबसे पहला रूप माना जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल कैलकुलेशंस करने के लिए होता था। यानी कंप्यूटिंग की हिस्ट्री कोई नई बात नहीं, बल्कि ये 5000 ईयर्स से भी ज़्यादा पुरानी है, क्योंकि एबेकस का इस्तेमाल भारत, चीन और जापान जैसी प्राचीन सभ्यताओं में 5000 ईयर्स से भी ज़्यादा समय से होता आ रहा है। आज के रूप में कंप्यूटर्स पिछले करीब 7 डिकेड से यूज़ में हैं। इसी वजह से साइबर क्राइम के जितने भी दर्ज और रिपोर्ट किए गए केसेस हैं, उनमें से ज़्यादातर मॉडर्न ईरा से जुड़े हैं। इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट 2000 बनने के बाद साइबर क्राइम को लीगल तौर पर और ज़्यादा पहचान मिली। जैसे जैसे कंप्यूटर्स और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल बढ़ा, वैसे वैसे साइबर क्राइम केसेस की संख्या भी बढ़ी, जिसकी वजह से ज़्यादा घटनाएं रिपोर्ट होने लगीं और ऐसे ऑफेंसेस से निपटने के लिए खास लीगल प्रोविजंस भी बनाई गई। पीसी मैगजीन में छपी रिपोर्ट्स के हिसाब से दुनिया भर में हुए कुछ बड़े साइबर अटैक्स साइबर क्राइम की हिस्ट्री में अहम पड़ाव माने जाते हैं। इनमें से सबसे शुरुआती और चर्चित साइबर अटैक्स में से एक था WAN के वर्म अटैक, जो अक्टूबर 1989 में हुआ था। इससे पहले हैक्टिविस्ट अटैक में से एक माना जाता है, यानी ऐसा हैकिंग जो किसी खास कॉज या मैसेज को बढ़ावा देने के लिए किया गया हो। इस WAN के वर्म ने ग्रीन बेल्ट मैरीलैंड में स्थित नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के ऑफिसेस को टारगेट किया था। एक और अहम साइबर इंसिडेंट फरवरी 1999 में हुआ, जब सदर्न इंग्लैंड के कुछ हैकर्स के एक छोटे समूह ने एक मिलिट्री सैटेलाइट पर बिना ऑथराइजेशन के कंट्रोल हासिल कर लिया। इन हैकर्स ने सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रीच किया और यहाँ तक कि सैटेलाइट के कंट्रोल सिस्टम को रिप्रोग्राम भी कर दिया, जिससे ये साफ हो गया कि साइबर अटैक्स बेहद सेंसिटिव गवर्नमेंट और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट कर सकते हैं। फिर जनवरी 2000 मेन मैक्सिम नाम के एक साइबर अटैकर ने cduniverse.com के सिस्टम्स में बिना ऑथोराइजेशन के पहुंच बनाई और वहां से कस्टमर्स की क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चुरा ली। ये जानकारी हासिल करने के बाद उसने एक बड़ी रकम की मांग रखी। इसके कुछ महीनों बाद दिसंबर 2000 में एक और बड़ी साइबर इंसिडेंट हुई, जब किसी बिना ऑथोराइज्ड व्यक्ति ने एक्जिजेंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर सिस्टम्स तक पहुंच बना ली। ये कंपनी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ी थी। इस इंट्रूजन के दौरान QRS रॉकेट सॉफ्टवेयर का लगभग 2/3 सोर्स कोड चुरा लिया गया, जो वॉशिंगटन DC में नेवल रिसर्च लैबोरेटरी में मिसाइल्स और सैटेलाइट्स को गाइड करने के लिए यूज होता था। फिर कुछ साल आगे बढ़े तो मार्च 2006 में ऑटोमेटेड अप्लाई योरसेल्फ अटैक नाम का एक मशहूर साइबर अटैक सामने आया, जिसने हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे कई बड़े बिजनेस स्कूल्स को प्रभावित किया। इसमें एप्लीकेंट्स ने एक सिक्योरिटी वीकनेस का फ़ायदा उठाकर बिना सही ऑथोराइजेशन के अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस देख लिया। इसके बाद 2008 में एक और बड़ी घटना हुई, जिसे 26,000 साइट हैक अटैक कहा गया।
इसमें MSNBC.com उन हजारों वेबसाइट्स में से एक था जिन्हें अनजान हैकर्स ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया था ताकि विजिटर्स को अपने कंट्रोल वाले मालवेयर सर्वर्स पर रिडायरेक्ट किया जा सके। इसी साल यानी फरवरी 2008 में एक और साइबर इंसिडेंट हुई जिसे सुपरमार्केट सिक्योरिटी ब्रीच कहा गया, जिसमें कम से कम 1800 क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नंबर्स चोरी हो गए। और फिर मई 2008 में comcast.net ने एक और बड़े अटैक की रिपोर्ट दी जिसे रीडायरेक्ट नाम दिया गया। इसमें होम पेज की डेटा एंट्री को रीडायरेक्ट कर दिया गया था जिससे अटैकर्स हजारों यूजर नेम्स और पासवर्ड्स चुराने में कामयाब हो गए। ऊपर बताई गई घटनाएं साइबर क्राइम्स की सिर्फ कुछ मिसालें हैं जो मीडिया और बाकी पब्लिक सोर्सेज में व्यापक रूप से रिपोर्ट हुई हैं। ये सारे साइबर क्राइम इंसिडेंट्स का पूरा रिकॉर्ड नहीं है। असल में साइबर अटैक्स और साइबर क्राइम्स की संख्या इतनी ज़्यादा है कि इनकी कोई पूरी या एग्जॉस्टिव लिस्ट तैयार करना मुमकिन ही नहीं है। एक ज़रूरी बात यह भी है कि थेफ्ट, रॉबरी, रेप या मर्डर जैसे क्राइम्स के उलट किसी साइबर अटैक की गंभीरता नापने या कंपेयर करने का कोई तय तरीका नहीं है। कई साइबर क्राइम्स में, खासकर जिनमें क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स या बाकी बैंकिंग इंफॉर्मेशन चोरी होती है, उनमें असली फिनेंशियल लॉस का पता तुरंत नहीं चल पाता और कई मामलों में तो नुकसान या लॉस का सही अंदाज़ा पब्लिकली बताया ही नहीं जाता, जिससे उस साइबर क्राइम का पूरा असर समझना मुश्किल हो जाता है। अब इसी सिलसिले में फरवरी 2015 में इन्वेस्टिगेटर्स को एक ऐसा साइबर क्राइम मिला जिसे अब तक के सबसे बड़े रिपोर्टेड साइबर क्राइम्स में से एक माना जाता है। इस इंसिडेंट में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद बैंक से 650 मिलियन पाउंड से भी ज़्यादा की रकम चोरी हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अटैक रशिया में बैठे कुछ हैकर्स के एक ग्रुप ने लगभग 2 इयर्स की अवधि में अंजाम दिया। इन हैकर्स ने मालवेयर का इस्तेमाल करके बैंक्स के इंटरनल कंप्यूटर सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया। यह मालवेयर कई मंथ्स तक कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर छिपा रहा, चुपचाप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहा और उसे वापस हैकर ग्रुप तक भेजता रहा। साइबर क्राइम की हिस्ट्री में हैकिंग, डेटा तक बिना ऑथराइजेशन के पहुंच, साइबर एस्पियोनाज, डेटा थेफ्ट और बाकी कई तरह के साइबर अटैक्स से जुड़ी अनगिनत घटनाएं शामिल हैं। एक जानी मानी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स IS ऑडिट फर्म KPMG के द्वारा की गई एक सर्वे साइबर क्राइम को लेकर बढ़ती चिंता को साफ दिखाती है। इस सर्वे के मुताबिक 89% रिस्पोंडेंट्स ने माना कि साइबर क्राइम उनकी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक बड़ा थ्रेट है। लगभग 51% रिस्पोंडेंट्स को यह लगा कि उनका बिजनेस जिस तरह का है उसकी वजह से उनकी ऑर्गेनाइजेशन साइबर अटैक्स के लिए आसान टारगेट बन जाती है। इनमें से लगभग 68% रिस्पोंडेंट्स ने बताया कि वो हर दिन साइबर क्राइम थ्रेट्स को मॉनिटर करते हैं ताकि सिक्योरिटी से जुड़े संभावित रिस्क्स को पहचान कर उन पर समय रहते रिस्पॉन्ड किया जा सके। अब बात करते हैं कन्वेंशनल क्राइम और साइबर क्राइम के बीच के फ़र्क की। क्रिमिनल लॉज और पनिशमेंट्स बहुत पुराने समय से मौजूद हैं क्योंकि क्राइम तो शुरुआत से ही ह्यूमन सोसाइटी का हिस्सा रहा है। एक कन्वेंशनल क्राइम या ट्रेडिशनल क्राइम वह होता है जिसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान या चोट पहुंचाने के लिए टूल, वेपन, आर्म या किसी और इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करता है। इस तरह के कन्वेंशनल क्राइम से होने वाला नुकसान हमेशा फिजिकल ही नहीं होता। कई बार यह मेंटल एग्नी की वजह भी बन सकता है या व्यक्ति के मेंटल वेलबींग पर असर डाल सकता है। मोटे तौर पर कन्वेंशनल क्राइम वह कोई भी एक्ट है जिसे सोसाइटी क्राइम के तौर पर पहचानती है और जो लॉ ऑफ द लैंड के तहत पनिशेबल है। अब इसके विपरीत साइबर क्राइम को कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस या दूसरे डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल करके किया जाता है और इसके साथ कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर नेटवर्क्स की टेक्निकल जानकारी भी चाहिए होती है। इस मूल फ़र्क के अलावा भी साइबर क्राइम कन्वेंशनल क्राइम से कई और तरीकों से अलग है। फर्स्ट, कन्वेंशनल क्राइम में आमतौर पर फिजिकल कांटेक्ट या फिजिकल लॉस शामिल होता है, लेकिन साइबर क्राइम में फिजिकल कांटेक्ट या फिजिकल डैमेज हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि इसे पूरी तरह डिजिटल सिस्टम्स के जरिए भी अंजाम दिया जा सकता है। सेकंड, कन्वेंशनल क्राइम आमतौर पर किसी टूल, वेपन या फिजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके किया जाता है, लेकिन साइबर क्राइम में फिजिकल वेपन्स की बजाय कंप्यूटर्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है। थर्ड, कन्वेंशनल क्राइम में आमतौर पर एक फिजिकल क्राइम सीन होता है जहां घटना घटती है और जहां से एविडेंस कलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन साइबर क्राइम में ऐसा कोई फिजिकल क्राइम सीन हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि यह ऑफेंस डिजिटल नेटवर्क्स के जरिए दूर बैठे बैठे भी किया जा सकता है।
फोर्थ, कन्वेंशनल क्राइम में एविडेंस आमतौर पर क्राइम सीन पर ही मौजूद रहता है जब तक कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसे कलेक्ट न कर ले। वहीं साइबर क्राइम में एक तय क्राइम सीन नहीं होता और एविडेंस भी ज़्यादातर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की बजाय डिजिटल फॉर्म में होता है। फिफ्थ, कन्वेंशनल क्राइम की इन्वेस्टिगेशन आमतौर पर क्राइम सीन से शुरू होती है जहां मौजूद फिजिकल एविडेंस की जांच की जाती है, लेकिन साइबर क्राइम में इन्वेस्टिगेशन उन डिजिटल एक्टिविटीज़ या इवेंट्स के सीक्वेंस को ट्रेस करके शुरू होती है जिनकी वजह से वो ऑफेंस हुआ। सिक्स्थ, कन्वेंशनल क्राइम की ट्रायल के दौरान कोर्ट ज़्यादातर फिजिकल एविडेंस और एग्जिबिट्स के तौर पर पेश किए गए प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स पर निर्भर करती है। वहीं साइबर क्राइम के मामले में एविडेंस में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डिजिटल स्टोरेज मीडिया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ज़रूरी लीगल सर्टिफिकेट्स के साथ दिए गए प्रिंटआउट्स भी शामिल हो सकते हैं। सेवेंथ, कन्वेंशनल क्राइम में जुरिस्डिक्शन तय करना आमतौर पर आसान होता है क्योंकि क्राइम किसी एक तय फिजिकल लोकेशन पर ही होता है, लेकिन साइबर क्राइम में जुरिस्डिक्शन तय करना कहीं ज़्यादा पेचीदा होता है और इसके लिए बारीकी से इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इस क्राइम में कई अलग अलग लोकेशंस, कंप्यूटर नेटवर्क्स या डिजिटल सिस्टम्स शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं साइबर क्राइम थ्रेट्स की। एक थ्रेट को इस तरह समझा जा सकता है, कोई एक्ट या एक्शन जिसका मकसद किसी दूसरे व्यक्ति या एसेट को फोर्स करना, नुकसान पहुंचाना, डराना या उस पर कोई नकारात्मक असर डालना हो। इसमें पेन, इंजरी, डैमेज या लॉस पहुंचाने की मंशा शामिल हो सकती है और यह अक्सर क्रिमिनल एक्टिविटीज से जुड़ी होती है। अब इसकी एक अहम खासियत यह है कि यह हमेशा किसी एक्सटर्नल सोर्स से आती है या किसी एक्सटर्नल इवेंट के तौर पर होती है जिसमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है। और यही वजह है कि रिस्क एनालिसिस को समझते समय थ्रेट को एक एक्सटर्नल इवेंट के तौर पर देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इससे रिस्क के संभावित सोर्सेज पहचानने में मदद मिलती है। इसी सच को आगे बढ़ाते हुए रिस्क एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट के संदर्भ में थ्रेट्स को आमतौर पर पहले से ही पहचाना जाता है, उनका अंदाज़ा लगाया जाता है और असेस किया जाता है ताकि उनके असर को कम करने के लिए सही कदम उठाए जा सके। और यहाँ एक ज़रूरी बात समझनी चाहिए, थ्रेट्स हमेशा से रहे हैं और आगे भी रहेंगे, चाहे वो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में हो या ज़िंदगी के किसी और हिस्से में। इसीलिए इन्हें पूरी तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता, बल्कि सही सिक्योरिटी और रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अपनाकर ही इन्हें मैनेज किया जा सकता है। अब इन्हीं साइबर क्राइम थ्रेट्स को मोटे तौर पर 2 मुख्य कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, फिजिकल थ्रेट्स और लॉजिकल या नेटवर्क थ्रेट्स। फर्स्ट कैटेगरी है फिजिकल थ्रेट्स। ये कंप्यूटर सिस्टम्स के फिजिकल एस्पेक्ट से जुड़े होते हैं और ये 2 तरीकों से सामने आ सकते हैं। एक तरीका है एज अ टूल, यानी जहां फिजिकल डिवाइस जैसे कोई कंप्यूटर या दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट साइबर क्राइम करने के लिए एक टूल के तौर पर यूज़ होता है। और सेकंड तरीका है एज अ टारगेट, यानी जहां वह फिजिकल डिवाइस खुद ही अटैक का टारगेट बन जाता है और क्रिमिनल उसे नुकसान पहुंचाने, चुराने या गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। सेकंड कैटेगरी है लॉजिकल या नेटवर्क थ्रेट्स। ये फिजिकल इक्विपमेंट की बजाय सॉफ्टवेयर, डेटा और कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े होते हैं। ये थ्रेट्स मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर, डेटा और बाकी डिजिटल रिसोर्सेज को टारगेट करते हैं और इसके लिए कंप्यूटर नेटवर्क्स के जरिए बिना ऑथराइजेशन के पहुंच बनाने, चोरी करने, बदलाव करने या गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। अब बात करें थ्रेट्स की, तो ये अलग अलग सोर्सेज से आ सकते हैं। ये मैन मेड भी हो सकते हैं, नेचुरल भी, या फिर किसी ह्यूमन एक्शन या सिस्टम रिलेटेड फेलियर की वजह से भी हो सकते हैं। सिस्टम रिलेटेड थ्रेट्स की कुछ मिसालें हैं यूपीएस फेलियर, सिस्टम क्रैश और हार्ड डिस्क फेलियर, जो सभी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के सामान्य कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं। कई थ्रेट्स को पहले से एंटिसिपेट या पहचाना जा सकता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन समय रहते प्रिवेंटिव या प्रोटेक्टिव कदम उठा पाती हैं। लेकिन कुछ थ्रेट्स ऐसे भी होते हैं जिनका पहले से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता या जिन्हें रोका नहीं जा सकता। इनमें नेचुरल डिजास्टर्स और बाकी अनदेखी घटनाएं शामिल हैं, जिन्हें आमतौर पर फोर्स मजेयर या एक्ट्स ऑफ गॉड कहा जाता है। ऐसी फोर्स मजेयर इवेंट्स इंसानी कंट्रोल से बाहर होती हैं और इन्हें अनफोर्सिबल सर्कमस्टेंसेस माना जाता है, जो फिर भी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और बिजनेस ऑपरेशंस को प्रभावित कर सकती हैं। रिस्क को असेस करते समय थ्रेट उसके सबसे ज़रूरी हिस्सों में से एक है, लेकिन सिर्फ थ्रेट होने से नुकसान हमेशा नहीं होता जब तक कि वो सिस्टम की किसी वीकनेस का फ़ायदा ना उठा पाए।
यहाँ वल्नरेबिलिटी का मतलब है किसी सिस्टम में मौजूद कोई इनहेरेंट वीकनेस या सिक्योरिटी गैप जिसका फ़ायदा कोई अटैकर उठा सकता है। वल्नरेबिलिटी की कुछ मिसालें हैं: फायरवॉल का न होना, एंटीवायरस प्रोटेक्शन की कमी, कमज़ोर पासवर्ड्स या कमज़ोर ऑथेंटिकेशन सिस्टम। जब कोई थ्रेट किसी वल्नरेबिलिटी से टकराता है, जैसे जब कोई अटैकर किसी कमज़ोर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म को पहचान कर उसका फ़ायदा उठा लेता है, तो इससे एक रिस्क बनता है। यानी रिस्क तब पैदा होता है जब कोई थ्रेट किसी सिस्टम की वल्नरेबिलिटी का सफलतापूर्वक फ़ायदा उठा लेता है। साइबर क्राइम से जुड़े रिस्क मैनेजमेंट के इस कॉन्सेप्ट के बारे में आगे फ्रॉड मैनेजमेंट वाले चैप्टर में विस्तार से बताया गया है। अब बात करें साइबर क्राइम थ्रेट की, तो यह एक ऐसा थ्रेट है जिसमें किसी कंप्यूटर नेटवर्क या बाकी डिजिटल रिसोर्सेज को प्रभावित करके साइबर क्राइम होने की संभावना होती है। इसी संदर्भ में हार्ड डिस्क फेलियर जैसी घटना को भी एक साइबर क्राइम थ्रेट माना जाता है, क्योंकि यह कंप्यूटर सिस्टम्स और डेटा की अवेलेबिलिटी या सिक्योरिटी को प्रभावित कर सकती है। साइबर क्राइम के मतलब की तरह ही साइबर क्राइम थ्रेट को भी इस तरह समझा जा सकता है: कोई भी थ्रेट, अटैक या पोटेंशियल अटैक जो किसी कंप्यूटर नेटवर्क या उससे जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के खिलाफ हो और जिसकी वजह से कोई साइबर क्राइम हो सकता है। साथ ही साइबर क्राइम थ्रेट सॉफ्टवेयर को भी प्रभावित कर सकता है और हार्डवेयर को भी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के किस हिस्से को टारगेट किया गया है। इसी तरह साइबर क्राइम थ्रेट फिजिकल भी हो सकता है या फिर वर्चुअल, लॉजिकल या रिमोट तरीकों से भी हो सकता है। फिजिकल साइबर क्राइम थ्रेट फिजिकल डिवाइसेस को टारगेट करता है, जैसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या मोबाइल डिवाइस, ताकि उनमें स्टोर की गई इंफॉर्मेशन तक पहुंच जा सके। कई मामलों में अटैकर फिजिकल नेटवर्क कंपोनेंट्स को भी टारगेट कर सकता है, जैसे नेटवर्क राउटर या नेटवर्क स्विच, ताकि आखिरकार उस हार्डवेयर डिवाइस तक पहुंचा जा सके जहां इंफॉर्मेशन एसेट स्टोर है। अब देखते हैं साइबर क्राइम थ्रेट्स की कुछ आम मिसालें जो कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटा और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को प्रभावित कर सकती हैं। फर्स्ट, वायरस, मालवेयर, एडवेयर और स्पैम। ये सभी नुकसानदायक प्रोग्राम्स या अनचाहा कंटेंट हैं जो सिस्टम्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, काम में रुकावट डाल सकते हैं या डेटा को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। सेकेंड, डॉस, डिनायल ऑफ सर्विस, डीडॉस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, फास्ट फ्लक्स, स्टक्सनेट और ज्यूस। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड थ्रेट्स की मिसाल हैं जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर सिस्टम्स या नेटवर्क्स पर अटैक करने के लिए किया जाता है। थर्ड, नेटवर्क से जुड़े अटैक जिनमें आईपी स्पूफिंग और ईमेल स्पूफिंग जैसी टेक्निक्स शामिल हैं। इनमें यूजर्स या सिस्टम्स को धोखा देने के लिए गलत आइडेंटिटीज या एड्रेसेस का इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ, एसक्यूएल इंजेक्शन, बफर ओवरफ्लो और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, XSS। ये अटैक्स सॉफ्टवेयर या वेब एप्लीकेशंस की वीकनेसेस का फ़ायदा उठाकर बिना ऑथराइजेशन के पहुंच बनाते हैं या डेटा में बदलाव करते हैं। फिफ्थ, रिमोट एक्सेस थ्रेट्स। इनमें स्पाइंग और विंडोज सेशन हाईजैकिंग जैसी एक्टिविटीज़ शामिल हैं, जिनमें कोई अटैकर किसी कंप्यूटर या यूज़र सेशन पर बिना ऑथराइजेशन के कंट्रोल पाने की कोशिश करता है। सिक्स्थ, डेटा थेफ्ट। इसमें फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस जैसे हार्ड डिस्क्स, पेन ड्राइव्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स PDAs या मोबाइल फ़ोन्स को चुराकर उनमें से इंफॉर्मेशन हासिल करना शामिल है। सेवेंथ, स्केवेंसिंग या डंपस्टर डाइविंग। इसका मतलब है पुराने, फेंके हुए या इस्तेमाल न होने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से डेटा निकालना। एट्थ, कार्ड क्लोनिंग, रिमोट स्पाइंग और पैकेट स्निफर्स। ये सारे थ्रेट्स कार्ड की इंफॉर्मेशन चुराने, यूजर्स की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखने या नेटवर्क पर भेजे जा रहे डेटा को पकड़ने के लिए यूज़ होते हैं। नाइन्थ, सोशल इंजीनियरिंग और पर्सनेशन। इनमें किसी और व्यक्ति बनकर दूसरों को धोखा दिया जाता है ताकि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हासिल की जा सके या बिना ऑथोराइजेशन के पहुंच बनाई जा सके। टेंथ, E4G और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की फॉल्सिफिकेशन। इसमें फ्रॉडुलेंट मकसद से इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स बनाना या उनमें बदलाव करना शामिल है। 11th, डेटा डिडलिंग और डेटा मैनिपुलेशन। इसमें डेटा को प्रोसेस करने से पहले, उसके दौरान या बाद में बिना ऑथराइजेशन के उसमें बदलाव करना शामिल है। 12th, टेल गेटिंग और शोल्डर सर्फिंग। ये फिजिकल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जिनमें कोई बिना ऑथराइज्ड व्यक्ति किसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया तक पहुंच बना लेता है या चुपके से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन देख लेता है। 13th, जीरो डे अटैक्स और बाकी नेटवर्क थ्रेट्स। ये पहले से अननोन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ का फ़ायदा उठाते हैं।
इससे पहले कि उनके लिए सही सिक्योरिटी मेजर्स या पैचेस उपलब्ध हो पाए। ये सारे कुछ प्रमुख साइबर क्राइम थ्रेट्स हैं। इनके कॉन्सेप्ट्स और मेथड्स के बारे में आगे के संबंधित चैप्टर्स में विस्तार से बताया गया है। अब बात करते हैं साइबर क्राइम्स के पीछे की मोटिव्स और रीजंस की। जैसा पहले फ्रॉड ट्रायंगल के जरिए बताया गया था, किसी भी क्राइम या फ्रॉड के पीछे मुख्य वजह आमतौर पर ग्रीड, नीड या प्रेशर होती है। यही बात साइबर क्राइम्स पर भी लागू होती है, जहां ये सारी वजहें अक्सर लोगों को कंप्यूटर्स या डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके गैर कानूनी काम करने के लिए उकसाती हैं। हालांकि कन्वेंशनल क्राइम्स और साइबर क्राइम्स के पीछे की मूल वजहें एक जैसी लग सकती हैं, लेकिन साइबर क्राइम्स को अंजाम देने के तरीके में ट्रेडिशनल क्राइम्स के मुकाबले एक बुनियादी फ़र्क रहा है। यही फ़र्क साइबर क्राइम को अलग बनाता है, भले ही उस ऑफेंस को करने की वजह एक जैसी ही क्यों ना हो। साइबर क्राइम के शुरुआती दौर में, खासकर हैकिंग या वायरस प्रोग्राम्स बनाने से जुड़े मामलों में, मुख्य मकसद हमेशा पैसा कमाना नहीं होता था। कई लोग या सॉफ्टवेयर बनाने वाले ऐसी एक्टिविटीज़ सिर्फ यह दिखाने के लिए करते थे कि उनके पास बेहतरीन टेक्निकल जानकारी और स्किल्स हैं। किसी और के डेटा या कंप्यूटर सिस्टम में बिना ऑथराइजेशन के घुसकर वो यह साबित करना चाहते थे कि वो ओनर को बिना बताए ही सिक्योरिटी मेजर्स को बाईपास कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी में अपनी सुपीरियरिटी साबित करने की यह चाहत शुरुआती साइबर क्राइम्स की एक खास पहचान मानी जाती थी, और यह आमतौर पर ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल क्राइम्स में देखने को नहीं मिलती थी। शुरुआत में साइबर क्राइम अक्सर टेक्निकली स्किल्ड लोगों के लिए एक तरीका था, ये दिखाने का कि वो बिना ऑथराइजेशन के चुपके से किसी और के कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच बना सकते हैं। लेकिन समय के साथ ये प्रैक्टिस आगे बढ़ते बढ़ते जानबूझकर वायरस प्रोग्राम्स और मालवेयर बनाने में बदल गई, जो किसी और के कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद डेटा पर नज़र रखने या उसे हासिल करने के लिए बनाए जाते थे। अब इस बदलाव के अलावा एक बात नहीं बदली। साइबर क्राइम करने की मूल वजहें बाकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की वजहों जैसी ही रहती हैं, यानी ग्रीड, नीड या कोई और पर्सनल वजह। इसी संदर्भ में क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में एक ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। किसी ऑफेंस के पीछे की क्रिमिनल इंटेंशन या गुनाहगार सोच को मेंस रिया कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट इसीलिए अहम है क्योंकि इससे यह तय करने में मदद मिलती है कि कोई एक्ट असल में एक क्रिमिनल ऑफेंस है या फिर वो सिर्फ बिना किसी क्रिमिनल इंटेंट के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भर है। अब अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो क्राइम करने के पीछे की वजहें बहुत पुरानी हैं और ऑफेंस की नेचर के हिसाब से अलग अलग होती हैं। जैसे रेप जैसे मामलों में फिजिकल लस्ट, थेफ्ट, बर्गलरी और रॉबरी जैसे क्राइम्स में पैसों का ग्रीड, किसी असॉल्ट या फिजिकल अटैक के पीछे पर्सनल एनमिटी, टेररिस्ट आइडियोलॉजी या गलत विश्वास, और पर्सनल बिलीफ्स, रैशनलाइजेशन या दूसरी वजहों के आधार पर स्पाइंग या चीटिंग। अब साइबर क्राइम के मामले में भी वजह इन्हीं ट्रेडिशनल वजहों में से कोई एक या इनका कोई कॉम्बिनेशन हो सकती है। लेकिन इन आम वजहों के अलावा यहाँ एक और चीज़ भी ज़रूरी हो जाती है। साइबर क्राइम करने के लिए कंप्यूटर्स और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजीज़ की जानकारी भी चाहिए होती है। ये टेक्निकल नॉलेज खुद ही साइबर क्राइम करने की एक वजह बन सकती है या फिर बाकी मौजूद क्रिमिनल मोटिव्स को, उस ऑफेंस को अंजाम देने में मदद कर सकती है। अब देखते हैं कुछ आम मोटिव्स और वजहें जो किसी व्यक्ति को साइबर क्राइम करने के लिए उकसा सकती हैं। फर्स्ट, टेक्नोलॉजिकल सुप्रेमेसी दिखाना। कोई व्यक्ति यह दिखाने के लिए साइबर क्राइम कर सकता है कि उसके पास बेहतरीन टेक्निकल स्किल्स हैं या वो कंप्यूटर सिस्टम्स की सिक्योरिटी को बाईपास कर सकता है। सेकंड, कंप्यूटराइज्ड डेटा के जरिए पैसों का ग्रीड। कुछ साइबर क्राइम सिर्फ इसलिए किए जाते हैं ताकि कंप्यूटराइज्ड डेटा और डिजिटल इंफॉर्मेशन को चुराकर या उसका गलत इस्तेमाल करके पैसा कमाया जा सके। थर्ड, हैकिंग स्किल्स हासिल करने के बाद पब्लिसिटी की चाहत। कोई व्यक्ति कंप्यूटर सिस्टम्स या नेटवर्क्स को हैक करने की अपनी काबिलियत दिखाकर रिकग्निशन या पब्लिक अटेंशन पाने की कोशिश कर सकता है। फोर्थ, एडवेंचर और सीखने समझने की जिज्ञासा। क्यूरियोसिटी, टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट करने की इच्छा या नए टेक्निकल चैलेंजेस एक्सप्लोर करने का रोमांच भी कुछ लोगों को साइबर क्राइम करने के लिए प्रेरित कर सकता है। फिफ्थ, प्रोहिबिटेड या फोरबिडन एरियाज को एक्सप्लोर करने की साइकोलॉजिकल अर्ज। कुछ लोग सिर्फ इसलिए रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम्स या इंफॉर्मेशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो प्रोहिबिटेड या प्रोटेक्टेड होती हैं। सिक्स्थ, नुकसान पहुंचाने की चाहत या डिस्ट्रक्टिव सोच। कोई व्यक्ति डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट की वजह से इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस या इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को डैमेज, डिसरप्शन या लॉस पहुंचाने के मकसद से भी साइबर क्राइम कर सकता है। अब यहाँ एक ज़रूरी बात समझनी चाहिए, सिर्फ एक क्रिमिनल मोटिव होने से हमेशा साइबर क्राइम नहीं होता।
ये क्राइम तब मुमकिन होता है जब यह मोटिव कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट में मौजूद वल्नरेबिलिटीज़ के साथ मिल जाए। जैसा पहले बताया गया, वल्नरेबिलिटीज़ का मतलब है इंफॉर्मेशन सिस्टम में मौजूद वो वीकनेसेस जिनका फ़ायदा कोई अटैकर उठा सकता है। जब क्रिमिनल मोटिव्स और वजहें ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ के संपर्क में आती हैं, तो इससे रिस्क्स बनते हैं जो आखिरकार डेटा या दूसरे कीमती इंफॉर्मेशन एसेट्स के लॉस तक पहुंचा सकते हैं। ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ की कुछ मिसालें हैं: कमज़ोर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज़म्स, कमज़ोर पासवर्ड पॉलिसीज़, ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद बिना पैच किए गए वल्नरेबिलिटीज़ और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स की कमी। इसलिए साइबर क्राइम को रोकने और इंफॉर्मेशन एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सही सिक्योरिटी मेजर्स के जरिए इन वल्नरेबिलिटीज़ को कम करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं साइबर क्रिमिनल्स की और यह भी समझते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। जैसे साइबर क्राइम शब्द की कोई खास लीगल डेफिनेशन नहीं है, वैसे ही साइबर क्रिमिनल की भी कोई अलग लीगल डेफिनेशन नहीं है। मोटे तौर पर जो भी व्यक्ति साइबर क्राइम करता है उसे साइबर क्रिमिनल कहा जाता है। लॉ के तहत ट्रायल या कन्विक्शन के मकसद से एक कन्वेंशनल क्रिमिनल और एक साइबर क्रिमिनल में कोई फर्क नहीं किया जाता। इसलिए साइबर क्राइम करने वाले व्यक्ति को भी लागू होने वाले लॉज के तहत उसी तरह हैंडल किया जाता है जैसे किसी और क्रिमिनल ऑफेंस करने वाले व्यक्ति को किया जाता है। और साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल उस ऑफेंस की नेचर और उस लॉ पर निर्भर करती है जिसके तहत केस रजिस्टर हुआ है। हालात के हिसाब से किसी साइबर क्राइम को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट, इंडियन पेनल कोड आईपीसी या दूसरे भारतीय न्याय संहिता बिल जो इंडियन पीनल कोड आईपीसी को रिप्लेस करने के लिए प्रपोज था से जुड़े लॉज के तहत हैंडल किया जा सकता है। साइबर क्राइम की पनिशमेंट भी उस ऑफेंस की नेचर पर निर्भर करती है और इस बात पर कि वो खास एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट के तहत आता है या दूसरे क्रिमिनल लॉज के तहत। एक ज़रूरी नोट, जैसा कंटेंट में बताया गया है, इसे लिखे जाते समय भारतीय न्याय संहिता बीएनएस बिल 2023 अभी एक्ट नहीं बना था, इसलिए ये चैप्टर सिर्फ इंडियन पेनल कोड आईपीसी और उसकी संबंधित सेक्शंस का रेफरेंस लेता है। अब बात करते हैं कि साइबर क्रिमिनल का मोडस ऑपरेंडी कैसे शुरू होता है। सबसे पहले ये तय किया जाता है कि किस तरह का साइबर क्राइम करना है। इसके बाद साइबर क्रिमिनल उन सही टूल्स और टेक्निक्स की पहचान करता है जो उस क्राइम को अंजाम देने के लिए ज़रूरी होते हैं। इन टूल्स में टेक्निकल नॉलेज, कंप्यूटर स्किल्स, सॉफ्टवेयर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस शामिल हो सकता है जो उस अटैक को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए होता है। अगर ज़रूरत पड़े तो साइबर क्रिमिनल साइबर क्राइम को अंजाम देने में मदद के लिए फिजिकल डिवाइसेस या गैजेट्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। साइबर क्रिमिनल के मोडस ऑपरेंडाई की एक अहम खासियत ये है कि इसमें आमतौर पर फिजिकल स्ट्रेंथ या मसल पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई कन्वेंशनल क्राइम्स के उलट साइबर क्राइम्स ज़्यादातर फिजिकल फोर्स की बजाय टेक्निकल नॉलेज, डिजिटल टूल्स और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि साइबर क्रिमिनल्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। एक साइबर क्रिमिनल आमतौर पर अपनी आइडेंटिटी जाहिर नहीं करता, इसलिए वो अक्सर अनामोनस ही रहता है। कोई साइबर क्रिमिनल कंप्यूटर नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके अपने टारगेट से हज़ारों मील दूर किसी रिमोट लोकेशन से भी काम कर सकता है। फिजिकल वेपन्स की बजाय एक साइबर क्रिमिनल मुख्य रूप से टेक्निकल नॉलेज और कंप्यूटर नेटवर्क्स पर ही निर्भर करता है ताकि वो क्राइम को अंजाम दे सके। एक और अहम खासियत यह है कि साइबर क्रिमिनल को टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड रहना पड़ता है। एक साइबर क्रिमिनल आमतौर पर अपनी टेक्निकल स्किल्स को लगातार बेहतर बनाते हुए और नई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के साथ तालमेल बिठाते हुए अपने विक्टिम से आगे रहने की कोशिश करता है। लीगल नज़रिए से देखें तो साइबर क्रिमिनल्स को मोटे तौर पर दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। एक वो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऑफेंस करते हैं, और दूसरे वे जिनके ऑफेंसेस दूसरे लॉज के तहत आते हैं जिसमें इंडियन पीनल कोड आईपीसी भी शामिल है। हालांकि ये क्लासिफिकेशन हमेशा एकदम साफ नहीं होती, क्योंकि एक ही साइबर क्राइम में ऐसे ऑफेंसेस हो सकते हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट और इंडियन पेनल कोड आईपीसी दोनों के तहत पंजिशेबल हों या फिर किसी और लागू होने वाले लॉ के तहत भी हों। ऐसी स्थितियों में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर में सभी लागू होने वाले एक्ट्स की संबंधित सेक्शंस शामिल की जाती है। इससे कोर्ट को कई अलग अलग लॉज के तहत चार्जेस पर विचार करने का मौका मिलता है। अगर किसी ऑफेंस को एक एक्ट के तहत साबित नहीं किया जा सकता
तो प्रोसिक्यूशन उसी चार्ज को किसी दूसरे लागू होने वाले एक्ट के तहत भी साबित कर सकती है। इसलिए असल में एक ही घटना के लिए किसी साइबर क्रिमिनल पर एक से ज़्यादा लॉज के तहत भी केस चलाया जा सकता है। साइबर क्रिमिनल के नज़रिए से देखें तो उसका मुख्य ध्यान इसी पर होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स की टेक्निकल नॉलेज का इस्तेमाल करके वह क्राइम को कैसे अंजाम दे। और दिलचस्प बात यह है कि उस ऑफेंस को करते समय साइबर क्रिमिनल ये ज़रूरी नहीं कि पहले से तय करे कि किस लॉ के तहत उस क्राइम पर केस चलाया जाएगा। ये फैसला बाद में होता है। इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के दौरान इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और कोर्ट उस ऑफेंस की नेचर को देखकर सही लीगल प्रोविजंस तय करते हैं। केस के तथ्यों के आधार पर यह डिसाइड किया जाता है कि किस एक्ट या एक्ट्स के तहत प्रोसिक्यूशन आगे बढ़नी चाहिए ताकि उस साइबर क्रिमिनल को सफलतापूर्वक कन्विक्ट किया जा सके। अब यहाँ एक ज़रूरी बात समझनी चाहिए, साइबर क्राइम पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर आधारित है और टेक्नोलॉजी नेशनल बाउंड्रीज या रिलीजियस डिफरेंसेस से सीमित नहीं होती। यही वजह है कि थेफ्ट, रॉबरी, आर्सन या लूटिंग जैसे कई ट्रेडिशनल क्राइम्स के मुकाबले ऑर्गेनाइज साइबर क्राइम ग्रुप्स अक्सर अपनी एक्टिविटीज़ को कहीं ज़्यादा असरदार तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं क्योंकि उन्हें फिजिकल मीटिंग्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे क्रिमिनल ग्रुप्स की सबसे बुनियादी ज़रूरत सिर्फ इतनी होती है, कंप्यूटर नेटवर्क्स और डिजिटल कम्युनिकेशन तक पहुंच। और इसी वजह से कई साइबर क्राइम केसेस में देखा जाता है कि अलग अलग कंट्रीज़ के ऐसे लोग जो कभी व्यक्तिगत रूप से मिले भी नहीं होते, वो एक ही क्रिमिनल ग्रुप के मेंबर्स के तौर पर मिलकर इल्लीगल एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स के जरिए अलग अलग कंट्रीज़ में फैलकर काम कर पाने की ये क्षमता उन खास खासियतों में से एक है जो साइबर क्रिमिनल्स को ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल क्रिमिनल्स से अलग बनाती है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल स्तर पर मौजूद ऐसे कई गैंग्स, ग्रुप्स, सिंडिकेट्स, ऑर्गेनाइजेशंस और आउटफिट्स की जो खास क्रिमिनल मकसद से साइबर क्राइम में शामिल होते हैं। इन क्रिमिनल ग्रुप्स के कुछ आम मकसद इस तरह हैं। फर्स्ट, ड्रग ट्रैफिकिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजीज और कंप्यूटर नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके ड्रग्स के गैर कानूनी व्यापार को बढ़ावा देना। सेकंड, फेक करेंसी और हवाला में शामिल माफिया, ऐसे क्रिमिनल ग्रुप्स जो काउंटरफिट करेंसी और हवाला ट्रांजैक्शंस जैसी एक्टिविटीज़ को अंजाम देने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड, कंट्राबैंड गुड्स का ट्रेडिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके प्रोहिबिटेड या स्मगल्ड गुड्स का गैर कानूनी व्यापार करना। फोर्थ, नारकोटिक्स के डीलर्स, ऐसे क्रिमिनल नेटवर्क्स जो टेक्नोलॉजी की मदद से नारकोटिक सब्सटेंसेस की गैर कानूनी डिस्ट्रीब्यूशन और सेल में शामिल होते हैं। फिफ्थ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इंटरनेशनल आर्म्स पेडलिंग, ऐसे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स जो डिजिटल कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके खासकर अंडर डेवलप्ड नेशंस से ह्यूमन ट्रैफिकिंग को और अलग अलग कंट्रीज़ के बीच वेपन्स के गैर कानूनी व्यापार को बढ़ावा देते हैं। सिक्स्थ, साइबर टेररिज्म, ऐसी साइबर एक्टिविटीज़ जो टेररिस्ट मकसद से की जाती हैं और अक्सर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म या रेडिकल विचारों से प्रेरित होती है। सेवेंथ, ट्रीजन या सिडिशन में शामिल एंटी नेशनल गैंग्स, ऐसे क्रिमिनल ग्रुप्स जो अक्सर दूसरे देशों से काम करते हुए किसी कंट्री की सिक्योरिटी या हितों के खिलाफ एक्टिविटीज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। भले ही इन क्रिमिनल ग्रुप्स के अलग अलग मकसद और मिशंस हों, फिर भी ये सभी अपनी इलीगल एक्टिविटीज़ को अंजाम देने के लिए एक कॉमन मेथड के तौर पर साइबर क्राइम पर ही निर्भर करते हैं। इन सभी ग्रुप्स के काम करने के लिए चाहे उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की नेचर कुछ भी हो, टेक्नोलॉजी ही उनकी सबसे बुनियादी ज़रूरत होती है। इसी वजह से साइबर क्रिमिनल्स और कन्वेंशनल क्रिमिनल्स के बीच के मुख्य फ़र्कों में से एक है उनका मोडस ऑपेरेंडी, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स मुख्य रूप से कंप्यूटर्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ पर ही निर्भर करते हैं। साइबर क्रिमिनल्स के टाइप्स और क्लासिफिकेशन को लेकर अलग अलग राय मौजूद हैं। चूंकि क्लासिफिकेशन के लिए कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स नहीं है, इसलिए साइबर क्रिमिनल्स को आमतौर पर क्राइम की नेचर, चुने गए टारगेट और उस ऑफेंस को करने के पीछे की मोटिव या वजह के आधार पर ही क्लासिफाई किया जाता है। कुछ टेक्स्ट बुक्स साइबर क्रिमिनल्स को उनके क्राइम की नेचर के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट, फिजिकल एसेट्स और प्रॉपर्टी को टारगेट करना। इस कैटेगरी में वो साइबर क्रिमिनल्स आते हैं जिनका मकसद कंप्यूटर्स या डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके फिजिकल एसेट्स या प्रॉपर्टी पर अटैक करना या उन्हें नुकसान पहुंचाना होता है। सेकंड, एक इंडिविजुअल को पर्सन के तौर पर टारगेट करना। इस कैटेगरी में मुख्य टारगेट उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं बल्कि खुद वह इंडिविजुअल होता है।
यहाँ साइबर क्राइम सीधे उस व्यक्ति के खिलाफ की जाती है। थर्ड, सोसाइटी, किसी नेशन या लोगों के किसी ग्रुप को टारगेट करना। इस कैटेगरी में वो साइबर क्रिमिनल्स आते हैं जिनकी एक्टिविटीज़ पूरे सोसाइटी, किसी नेशन या किसी खास ग्रुप ऑफ पीपल के खिलाफ होती हैं और जिनका मकसद किसी एक इंडिविजुअल की बजाय एक बड़े कम्युनिटी को प्रभावित करना होता है। अब देखते हैं क्राइम की नेचर के आधार पर बनी इन तीनों कैटेगरीज की कुछ मिसालें। फर्स्ट कैटेगरी, फिजिकल एसेट्स और प्रॉपर्टी को टारगेट करना। इसकी मिसालें हैं डेटा थेफ्ट, कंप्यूटर इक्विपमेंट की चोरी, फिशिंग, कार्ड क्लोनिंग, स्केवेंजिंग और डिनायल ऑफ सर्विस, डीओएस अटैक्स। इन क्राइम्स में मुख्य मकसद होता है प्रॉपर्टी, डाटा या दूसरे इंफॉर्मेशन एसेट्स को हासिल करना, नुकसान पहुंचाना या उनका गलत इस्तेमाल करना। सेकेंड कैटेगरी, किसी इंडिविजुअल को पर्सन के तौर पर टारगेट करना। इसकी मिसालें हैं साइबर स्टॉकिंग, साइबर हैरेसमेंट, किसी इंडिविजुअल की जासूसी करना, उस व्यक्ति के कंप्यूटर को हैक करना और किसी दूसरे व्यक्ति का ईमेल, पासवर्ड चुराना। ये क्राइम्स मुख्य रूप से किसी खास इंडिविजुअल के खिलाफ ही किए जाते हैं। थर्ड कैटेगरी, सोसाइटी, किसी नेशन या लोगों के किसी ग्रुप को टारगेट करना। इसकी मिसालें हैं साइबर एस्पियोनस, साइबर टेररिज्म और अनऑर्गेनाइज्ड हैकर ग्रुप्स। इन क्राइम्स का मकसद किसी एक इंडिविजुअल की बजाय एक बड़े कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशन या नेशन को प्रभावित करना होता है। ये सारी मिसालें सिर्फ इलस्ट्रेटिव हैं, यानी ये सारे तरह के साइबर क्राइम्स या साइबर क्रिमिनल्स की कोई पूरी या एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। साइबर क्रिमिनल्स को क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट मौजूद हैं और क्लासिफिकेशन का कोई एक तरीका यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। एक आमतौर पर फॉलो किया जाने वाला क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह है। फर्स्ट, कंप्यूटर या किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की फिजिकल चोरी। इस कैटेगरी में वो साइबर क्रिमिनल्स आते हैं जो कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे फिजिकल डिवाइसेस चुराते हैं ताकि उनमें स्टोर की गई इंफॉर्मेशन को हासिल किया जा सके या उसका गलत इस्तेमाल किया जा सके। सेकंड, डेटा हासिल करने के लिए कंप्यूटर में गैरकानूनी पहुंच बनाना। इस कैटेगरी में वो साइबर क्रिमिनल्स आते हैं जो किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम में बिना ऑथोराइजेशन के पहुंच बनाते हैं ताकि उसमें स्टोर किए गए डेटा को हासिल कर सकें। थर्ड, प्रोफेशन के तौर पर हैकिंग और डेटा थेफ्ट। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो व्यवस्थित तरीके से हैकिंग और डेटा थेफ्ट की नॉलेज और स्किल्स हासिल करते हैं और उनका इस्तेमाल प्रोफेशनल तौर पर इलीगल एक्टिविटीज़ करने के लिए करते हैं, जिसमें एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ और बाकी क्रिमिनल काम भी शामिल हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से साइबर क्रिमिनल्स को उनके किए गए साइबर क्राइम्स की टाइप के आधार पर 7 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट, स्क्रिप्ट किडीज़। ये वो लोग हैं जो हैकर बनना चाहते हैं या खुद को हैकर समझते हैं लेकिन उनके पास एडवांस्ड टेक्निकल स्किल्स नहीं होती। ये आमतौर पर उन्हीं कंप्यूटर सिस्टम्स को टारगेट करते हैं जिनकी सिक्योरिटी बहुत कमज़ोर होती है। सेकंड, स्पैमर्स। ये लोग बार बार बहुत सारे लोगों को बिना मांगे ही ईमेल्स भेजते हैं जिनमें ट्रेड ऑफर्स, डिस्काउंट्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स या इसी तरह के प्रमोशनल मैसेजेस होते हैं। थर्ड, हैकर ग्रुप्स। ये ग्रुप्स अपनी आइडेंटिटी छिपाकर काम करते हैं और हैकिंग में इस्तेमाल होने वाले टूल्स भी खुद बनाते हैं। ये बिना किसी क्रिमिनल मोटिव के भी कंप्यूटर सिस्टम्स को हैक कर सकते हैं और कुछ मामलों में तो इन्हें खुद ऑर्गेनाइजेशंस अपने कंप्यूटर सिस्टम्स की सिक्योरिटी जांचने के लिए एम्प्लॉय कर लेती हैं। फोर्थ, फिशर्स। ये लोग असली दिखने वाली फेक वेबसाइट्स बनाकर बैंक अकाउंट नंबर्स, यूज़र नेम्स और पासवर्ड्स जैसी पर्सनल इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं। फिफ्थ, पॉलिटिकल, रिलीजियस या कमर्शियल ग्रुप्स। ये ग्रुप्स पॉलिटिकल, रिलीजियस या कमर्शियल मकसद पूरे करने के लिए साइबर एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल करते हैं। कुछ मामलों में ये वर्म्स और मालवेयर जैसे नुकसानदायक प्रोग्राम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें स्टक्सनेट भी शामिल है। सिक्स्थ, इनसाइडर्स। ये वो लोग होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम करते हैं और अपनी ऑथोराइज्ड एक्सेस का गलत इस्तेमाल करते हैं। भले ही ये कुल थ्रेट का एक छोटा हिस्सा ही क्यों ना हो, फिर भी ये इंटरनल सिस्टम्स और इंफॉर्मेशन तक अपनी पहुंच की वजह से काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। सेवेंथ, एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट एपीटी एजेंट्स। ये बेहद ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं जिनके पास मजबूत टेक्निकल एक्सपर्टाइज होती है और ये सोच समझकर प्लान किए गए टारगेटेड साइबर अटैक्स करते हैं। ये ग्रुप्स अक्सर स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑपरेशन से जुड़े होते हैं। अब बात करते हैं इस चैप्टर की समरी की। देखा जाए तो इंसानी इतिहास में हमेशा से ही क्रिमिनल एक्टिविटीज़ रही हैं और आमतौर पर कोई व्यक्ति क्राइम
तब करता है जब तीन चीज़ें एक साथ मिल जाएं। उसके अंदर कोई मजबूत पर्सनल डिज़ायर या मोटिवेशन हो, विक्टिम की कमज़ोरियों की वजह से उसे कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए और उसे यह भी लगे कि वो गलत काम अपने मन में किसी तरह जस्टिफाई किया जा सकता है। अब इसी सोच के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तेज़ी से बढ़ी है और लगभग हर जगह कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होने लगा है, वैसे वैसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी बदल गई हैं और अब ये भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करने लगी हैं। तो सीधे शब्दों में कहें तो कोई भी इलीगल एक्ट जो किसी कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करके किया जाए और जो लॉ के तहत पनिशेबल हो, उसे आमतौर पर साइबर क्राइम माना जा सकता है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट और बाकी लेजिस्लेशंस साइबर क्राइम शब्द की कोई खास लीगल डेफिनेशन नहीं देते। इसकी वजह यह है कि अलग अलग क्राइम्स और ऑफेंसेस पहले से ही लागू होने वाले लॉज के तहत डिफाइन हो चुके हैं, इसलिए साइबर क्राइम के लिए अलग से कोई डेफिनेशन देने की ज़रूरत ही नहीं समझी गई। मोटे तौर पर देखा जाए तो कोई भी ऐसा पनिशेबल ऑफेंस जिसमें कंप्यूटर कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या तो उस क्राइम को अंजाम देने के लिए यूज़ हो या फिर खुद ही उस क्राइम का टारगेट बन जाए, उसे साइबर क्राइम माना जाता है। साइबर क्राइम अलग अलग फॉर्म्स में हो सकता है और इसके मेथड्स और इम्पैक्ट के लेवल्स भी अलग अलग हो सकते हैं। ये छोटी मोटी ऑफेंसेस से लेकर जिनमें थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस होता है, गंभीर क्राइम्स तक फैला हो सकता है जिनसे बड़े पैमाने पर नुकसान होता है या इंसानी जानें भी जाती हैं। और एक ज़रूरी बात यह है, अगर किसी इलीगल एक्ट को अंजाम देने में कंप्यूटर कंप्यूटर नेटवर्क मोबाइल डिवाइस या कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ हुआ हो तो उस ऑफेंस को साइबर क्राइम माना जा सकता है, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो। अब यह भी समझना ज़रूरी है कि साइबर क्राइम ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल क्राइम से आखिर अलग कैसे है, मुख्य रूप से इस बात में कि उस ऑफेंस को अंजाम कैसे दिया जाता है और इन्वेस्टिगेशन एविडेंस कलेक्शन और ट्रायल के तरीके क्या होते हैं। लेकिन इतने फ़र्क होने के बावजूद एक दिलचस्प बात यह है कि इंडिया में साइबर क्राइम केसेस की सुनवाई के लिए अलग से कोई साइबर कोर्ट्स नहीं है। इनके बजाय साइबर क्राइम केसेस को एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क के तहत ही हैंडल किया जाता है, जिसमें इंडियन पेनल कोड, आईपीसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट शामिल हैं। और यह उसी जुडिशियल सिस्टम के तहत होता है जो बाकी क्रिमिनल ऑफेंसेस को भी हैंडल करता है। और साइबर क्रिमिनल का मोडस ऑम्पेरेंडी ट्रेडिशनल क्रिमिनल से इसलिए अलग होता है क्योंकि साइबर क्राइम्स को कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर नेटवर्क्स की नॉलेज का इस्तेमाल करके अंजाम दिया जाता है। और इसी वजह से एक साइबर क्रिमिनल को विक्टिम के पास या उस जगह पर जहां ऑफेंस हुआ है फिजिकली मौजूद होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। यहीं से एक और अहम फ़र्क भी समझ आता है। कन्वेंशनल क्राइम्स के उलट किसी साइबर क्राइम में शायद कोई फिजिकल क्राइम सीन ही ना हो जहां से एविडेंस कलेक्ट किया जा सके, और इसी अनोनिमिटी और रिमोट नेचर का फ़ायदा उठाते हुए कई मामलों में साइबर क्रिमिनल्स ऑर्गेनाइज ग्रुप्स या इंटरनेशनल गैंग्स के मेंबर्स के तौर पर भी काम करते हैं। ऐसे ग्रुप्स ऑर्गेनाइज क्राइम के अलग अलग रूपों में शामिल हो सकते हैं, जैसे नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और इलीगल आर्म्स डीलिंग, और इन सारे ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए टेक्नोलॉजी को ही अपना मुख्य जरिया बनाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 यहाँ कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर 2 में।